हेलो, गुड इवनिंग ऑल। सो दिस इज सचिन और हमारी जो सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन की, उसमें ये वीडियो है RAC जो सब्जेक्ट होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें से रेफ्रिजरेशन पार्ट पर केवल एयर कंडीशनिंग की अलग से बनाएंगे एक छोटी सी वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो रेफ्रिजरेशन में फर्स्ट टर्म जो हम देखते हैं वो होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी शो करता है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कैपेसिटी है। कैपेसिटी है मतलब कि कितने टाइम में कितनी हीट रिमूव कर सकता है, कहाँ से, स्टोरेज स्पेस से जो कि हमें कूल करना है। ठीक है, सो दिस इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू मास फ्लो रेट kg/s ऑफ रेफ्रिजरेशन, है ना। अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो हमें या तो रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेंट उसमें मूव कर रहा है उसका फ्लो रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हीट फ्लो रेट को हम उतना चेंज कर नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर अपने कांस्टेंट होते हैं, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जनरली मास फ्लो रेट को चेंज करते हैं। मास फ्लो रेट को या तो बहुत फास्ट से मूव करेंगे या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट उसमें यूज़ करेंगे, है ना, तो ताकि उसका मास फ्लो रेट बढ़ सके। यानी ये सब चीज़ें आपने पढ़ाई होगा और उसकी प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी। उसी के हिसाब से फिर साइज डिसाइड होता है कि कितनी कैपेसिटी का कितने साइज का रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर हम लेते हैं, है ना। तो जस्ट ए फॉर्मूला, बाकी सब चीज़ें आपको पता है। सो ये एक डायग्राम है इसका, है ना। हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, वर्क इनपुट हम देते हैं। ये हीट लोअर टेम्परेचर से जो लेता है, मतलब रेफ्रिजरेट जो स्टोरेज स्पेस है वहाँ से जो हीट ली वो Q2, हायर टेम्परेचर जो सराउंडिंग में उसको रिजेक्ट कर देता है वो Q1। ओके, सो नेक्स्ट आता है यूनिट होती है कि TR, टन्स ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये क्या है, पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि हम इसको इसी को यूज़ करते हैं, है ना। वो क्या होती है होपफुली आपको पता ही होगा। सो सीधा 3.5 किलोवाट, अगर कहीं पे टन ऑफ रेफ्रिजरेंट दिया है तो उसका मतलब है कि 3.5 किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट, है ना। पता आपको होगा ही कि ये क्या है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि 1 टन वाटर को, वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, कितना क्वांटिटी है 1 टन, तो उसको 24 आवर्स में पूरे वाटर को पूरा आइस में कन्वर्ट कर देंगे तो कितनी हीट उससे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, किससे, वाटर से। क्यों, उसको बर्फ़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करोगे उसकी, क्योंकि फेज चेंज होगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, लेटेंट हीट होगी, वो सब देखोगे तो यही आता है। ठीक है, 24 आवर्स में, राइट। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट है आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल, है ना। ये कार्नोट साइकिल जैसा ही है, ये TS डायग्राम है ना। इस TS डायग्राम में आप देखो कि कार्नोट साइकिल भी ऐसा ही होता था, है ना, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज। जनरली जितनी भी डिवाइस ऐसी होती हैं, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होती हैं, उनका साइकिल जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होती हैं उनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसका COP आपको पता ही है क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा है, ये वाली हीट लोअर टेम्परेचर पे जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हम हीट लेते हैं वो, डिवाइड बाई वर्क इनपुट। तो वर्क कितना देंगे, हीट का डिफरेंस है Q1 माइनस Q2। और क्योंकि कार्नोट साइकिल है तो आइडियल साइकिल है तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो TL/T लोअर टेम्परेचर, वहाँ पे T2 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो T लोअर डिवाइड बाई T हायर माइनस T लोअर। ठीक है, नेक्स्ट कहीं पे तो जो कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं, जैसे इस साइकिल के आपको प्रोसेस पता होंगे, 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है ना। 2 to 3 क्या है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 to 1 आइसोथर्मल हीट गेन और हीट गेन फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस से जो हीट रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज Q2। ओके,
तो ये जो प्रोसेस है 1 to 2 ये कंप्रेसर का प्रोसेस होता है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये कंप्रेसर वाला स्टेप होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक वर्क देते हैं। तो ये कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल भी होता है और रेसिप्रोकेटिंग टाइप के भी होते हैं। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें एक टर्म आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, सेंट्रीफ्यूगल में भी आता है ना। तो वो होता क्या है कि जब वो एक स्ट्रोक पंप किया उसने कंप्रेस किया, सक किया, तो यहाँ से यहाँ मूव हुआ। तो ये जो मूव होता है इसका पिस्टन सिलेंडर के अंदर, ये जो वॉल्यूम है वो बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। और ये जहाँ तक मूव होता है लास्ट में कुछ स्पेस बच जाता है, वो क्लियरेंस वॉल्यूम। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो एक्चुअल वॉल्यूम जब उसने इतना मूव हुआ तो आइडियल केस में इतना आइडियल केस में जितना ये मूव हुआ उतना ही वॉल्यूम, है ना, रेफ्रिजरेंट का इसके अंदर आ जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में थोड़ा सा कम आता है ना। तो वो जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैंने डॉट लिखा है मतलब वॉल्यूम रेट, है ना, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस नहीं है। वॉल्यूम का चेंज का रेट हमें पता कंसिडर करते हैं क्योंकि वो मूविंग क्वांटिटी है। एनीवे ओके, एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा, जितना उसका मास फ्लो रेट है किसका, रेफ्रिजरेशन का, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है यानी कि डेंसिटी से हम पता करते हैं। तो ये उसका एक्चुअल वॉल्यूम एंटर कर रहा है। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम सिंपल यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो πd²/4 इंटू एल स्ट्रोक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुआ, इंटू एन इंटू के। एन है उसके नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट, SPM जिसे बोलते हैं, कितने एक मिनट में कितने स्ट्रोक्स, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना रेट है, ये रेट है, एक मिनट में या एक सेकंड में कितना वॉल्यूम वो स्वेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटू एन इंटू के डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग के लिए, सिंगल एक्टिंग है तो 1 और डबल एक्टिंग है तो 2, राइट। और इसको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें ना कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, मैं जस्ट फॉर्मूला ही रिवाइज करा रहा हूँ। तो दिस फॉर्मूला इज 1 + c - c इंटू P2/P1 की पावर 1/n। सी क्या है उसमें, रेशियो, किसका, वॉल्यूम रेशियो, कौन से वॉल्यूम का, क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। तो उसका जो रेशियो है सी से डिफाइन करते हैं। तो 1 + c - c इंटू P2/P1। P2/P1 क्या है, P1 इज़ द लोअर प्रेशर, P2 इज़ द हायर प्रेशर। कंप्रेसर में एंटर करने से पहले P1 था, यहाँ से पे 1 था, और यहाँ पे इसके कंप्रेसर के बाद 2। सो दिस इज PL और PH, P1 P2। तो उसका जो रेशियो P2/P1 1/NE। NE क्या है, जो प्रोसेस है एक्चुअल में आइडियल केस में आइसेंट्रोपिक है, बट ऐसे आइसेंट्रोपिक है तो आइसेंट्रोपिक में होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। जनरल प्रोसेस होगा तो उसको N लिख देते हैं। तो ये N कौन से का, E फॉर एक्सपेंसन। जो एक्सपेंसन वाले प्रोसेस की इक्वेशन होगी उसमें NE, है ना। ये आपको दिया रहता है कि वो प्रोसेस जो है कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1 + c - c इंटू P2/P1 टू द पावर 1/NE, वेयर c इज क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो। ओके, वेरी गुड। दूसरा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, VCRC, है ना। इसके डायग्राम आप देख लो, इस तरीके से होता है। 1 to 2 कंप्रेशन, वही है ना, कंप्रेस होता है। 2 to 3 में जो हीट उसने स्टोरेज स्पेस से ली उसको रिजेक्ट करता है। फिर एक उसमें कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें वो थ्रोटलिंग होती है ना, इसमें थ्रोटलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक साइकिल मैं आपको दिखाऊंगा, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसमें क्या है कि ये जो 3 to 4 थ्रोटलिंग हो रही है वो 3 to 4 थ्रोटलिंग ना होकर एक्सपेंसन होता है ना। एक्सपेंसन होगा, एक एक्सपेंडिंग डिवाइस हो, एक्सपेंडर डिवाइस होती है, इसमें एक्सपेंसन होता है। जबकि ये जो है एक थ्रोटलिंग डिवाइस है, छोटी सी होती है, इतनी सी, आपने फ्रिज के पीछे सॉरी देखा होगा, एक छोटी सी ट्यूब होती है और तो उसमें थ्रोटलिंग होता है। तो ये वो वाला प्रोसेस है और ये बहुत ही इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए इस ग्राफ को भी डॉट में बनाते हैं। एनीहाउ, और फिर ये लास्ट में 4 to 1 इवेपोरेटर, मतलब जो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर का स्पेस होता है वो, और उससे जो हीट ये तो उसे ठंडा कर रहा है, तो उससे हीट ले रहा है कौन, रेफ्रिजरेंट जो उसमें मूव कर रहा है। तो ये इवेपोरेटर होता है आपके फ्रिज के अंदर का पार्ट। ये सब चीज़ें यू शुड नो।
और ये TS डायग्राम है, PV डायग्राम है। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट रिजेक्शन, बट आइसोथर्मल नहीं है ना। रिवर्स कार्नोट साइकिल में आपने देखा था ये क्या है, आइसोथर्मल था, लेकिन वो बहुत आइडियल साइकिल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये है, बट ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना। आइसोबारिक 2 to 3 हीट रिजेक्शन, देन 3 to 4 थ्रोटलिंग, 4 to 1 अगेन हीट गेन फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। पीएच डायग्राम बना के आप देख सकते हो, 1 to 2 3 प्रेशर कांस्टेंट, 4 to 1 प्रेशर कांस्टेंट, 3 to 4 ये जो लाइन है मैंने पूरी बना दी, पता नहीं क्यों बनाई। एंथैल्पी कांस्टेंट है, बट लाइन हम फिर भी डॉटेड ही बनाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल नहीं होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स को आप अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये डॉटेड लाइन ही आती है, कभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो COP क्या है इसका डिजायर्ड इफेक्ट, वो क्या है हमारा, ये जितनी हीट रिजेक्ट कर ले, जितनी हीट जो स्टोरेज स्पेस है उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर ले, वो डिजायर्ड इफेक्ट है Q2 बाई जो वर्क इनपुट हमने दिया WE है ना। और ये सारे के सारे टर्म्स Q2 Q1 वर्क ये आप एंथैल्पी के टर्म्स में लिख सकते हो है ना, क्योंकि ये क्या है वेपर कंप्रेशन है ना, वेपर। तो वेपर की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें एंथैल्पी, एंट्रोपी, ड्राइनेस, फ्रैक्शन ये सब पता होते हैं। तो ये सब पता होंगे तो इनको एंथैल्पी के टर्म में हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक Q2 कहाँ पे है 4 to 1 में, तो 4 to 1 में है ना। तो कितना होगा, जितना उसकी एंथैल्पी में चेंज हुआ, कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ, पहले कम थी एंथैल्पी फिर ज़्यादा हो गई, Q1 माइनस Q4, तो दिस इज H1 माइनस H4, तो दिस इज H1 माइनस H4। ओके, वर्क इनपुट कितना दिया हमने उसको, वर्क इनपुट कहाँ से कहाँ तक है 1 to 2, सो 1 to 2 एंथैल्पी बढ़ी, कितनी हो गई H2 माइनस H1 का चेंज हुआ, H2 माइनस H1। ऐसे ही आप बाकी सारे प्रोसेस के लिए कोई भी चीज़ आपसे पूछे है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करोगे तो Q2 कैलकुलेट करो H1 माइनस H4 से इनटू मास फ्लो रेट करके रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है। साइकिल आपको पता होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें मतलब आसान है, आप एंथैल्पी एंट्रोपी देख के बता ही सकते हो। अच्छा, ये यूज़ करते हैं हम, ये डिवाइस बहुत सस्ती सी होती है ना, 50-100 रुपये मिल जाती है थ्रोटलिंग डिवाइस, लेकिन इसमें हमें कोई भी ये जो वर्क है पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ये हम यूज़ करते हैं जनरली बेल कोलमन भी बोलते हैं, एयरक्राफ्ट्स में हम ये यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। और इसमें साइकिल वही है अगेन 1 2 3 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, 3 to 4 2 to 3 3 to 4 4 to 1। ये आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हीट गेन कांस्टेंट प्रेशर पे सेम वही है, बस चेंज किस प्रोसेस में है, मैंने फोकस कहाँ किया हुआ था 3 to 4 पे है ना। 3 to 4 उसमें आप देखोगे वो थ्रोटलिंग प्रोसेस था, लेकिन इसमें वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, इसमें वो 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है ना, क्योंकि उसमें थ्रोटलिंग डिवाइस नहीं होती, एक्सपेंडर होता है। और ये थ्रोटलिंग डिवाइस क्यों नहीं होती है ना, ये फिर बार बार घूम के थर्मोडायनामिक्स आती है, क्योंकि थ्रोटलिंग डिवाइस में जो टेम्परेचर कम होता है थ्रोटलिंग करने से, ये देखा ना आपने पढ़ा होगा ना, उसमें क्या बताएं, फिर बार बार मैक्सिमम इन्वर्जन कर्व आता था है ना। तो उसमें थ्रोटल करने से उसका गैस जो है, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, जैसे कि हम वहाँ पे एयर यूज करते हैं, तो जो आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे थ्रोटलिंग करेंगे तो भी हमें जो डिजायर्ड इफेक्ट ये चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो। भाई आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल में घूम रहा है, वो ठंडा होना चाहिए ना पहले, तभी तो वो हीट ले पाएगा आपके स्टोरेज स्पेस से है ना। अब वो ठंडा ही नहीं होगा तो आप स्टोरेज स्पेस में भेज दो उसको, वहाँ से हीट कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा है ना। तो उसको ठंडा होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें थ्रोटल करते हैं, इसको प्रेशर भी कम हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है, फिर वो हीट एक्सट्रैक्ट कर पाता है। आइडियल गैस में करेंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में देखिएगा है ना। हाँ, वो कभी देखेंगे उसमें, ठीक है। इसका COP का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/RP, RP द प्रेशर रेशियो, दिस इज द लोअर प्रेशर, थोड़ा पास से दिखाते हैं, लोअर प्रेशर
है ना। ये हायर प्रेशर, लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर कंप्रेस किया, 1 to 2, 3 से 4 एक्सपेंशन हो गया, है ना। तो COP कितना है, 1/RP प्रेशर रेशियो, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर का रेशियो की पावर γ-1/γ-1, ठीक है। ये COP आपको याद होना चाहिए। COP कम होता है लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, बताया किसी रीजन से, उन्हीं रीजन से कि वेट कम होता है। ऊपर उड़ने वाली चीज़ों में हम चाहती हैं कि वेट कम ही रहे, तो अच्छा है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट्स की। दो तरीके के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में जनरली ये जो LH लिखा है इसका मतलब लेटेंट हीट यूज़ होती है। डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट जाता है, हीट एब्जॉर्ब करके आ जाता है, हमारा काम हो गया। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है वो डायरेक्ट हीट नहीं लेता। तो क्या करता है कि ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जाएगा, स्टोरेज स्पेस से हीट डायरेक्ट ले लेगा। सेकेंडरी में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए पहले हमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट चाहिए, इसकी वजह से ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कूल होता है और फिर ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यहाँ से हीट लेता है, ठीक है। ये आप मोर डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जस्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया। डेजिग्नेशन आप इसका देखें, रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला होगा कोई ना कोई। केमिकल फॉर्मूले को अगर इस तरीके से लिखे, नंबर ऑफ कार्बन को CM, हाइड्रोजन N, फ्लोराइड P, क्लोरीन Q, CM, HNFP, Cl3, ठीक है। ये M मतलब अगर ये C4 होगा तो M की वैल्यू 4, आपको पता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और इनऑर्गेनिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर केमिस्ट्री आ गई, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड पता है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, है ना। तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, 2m+2। जैसे आप CH4 भी पढ़ते थे ना, CH4 एक कार्बन के चारों वो है, तो इसमें भी आप फॉर्मूला लगा के देखना, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, C1H4, M1 हो गया, N4 हो गया। चेक करके देखो इसमें PQ0 डाल के सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इसको करता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होती है, पहले चेक करने के लिए उसके फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन, रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला इस तरीके से है। मान लो क्लोरीन नहीं है तो Q0 आ गया, हटा देंगे उसे, है ना। तो अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 2m+2 = N+P+Q, मतलब कि सारे बॉन्ड कितने होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका 2 + 2, है ना। ये केमिस्ट्री आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो सैचुरेटेड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो कितना होगा, 2m = नंबर ऑफ बॉन्ड्स N+P+Q, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड है तो उसका डेजिग्नेशन मतलब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है R11, R12, R134, तो कैसे करते हैं, RM-1, है ना। M मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितने हैं उसमें से एक कम, N+1 मतलब जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज़्यादा, +P। जैसे ये R134 लिखा है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो मतलब M-1 कितना है, 1, तो M की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो ये कितना, M2 मतलब C2 रहा होगा। ऐसे ही बाद में क्या है, 3, यहाँ पे 3 है, तो N+1 3 है, तो N कितना होगा, 2, तो H क्या होगा उसमें, 2 रहा होगा, ठीक है। लास्ट में क्या है, P की वैल्यू क्या है उसमें, 4, तो P किस में है, तो ये कितना है, F4, तो ये इसका फॉर्मूला होगा, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप देखो तो उसमें पहचान ये है कि उसके केमिकल फॉर्मूले से आप चेक करोगे, केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है, CM, HNFP, Cl3, कि अगर वो 2m = N+P+Q है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। तो उसको कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, सेम वैसा ही, सिर्फ फ़र्क कितना है कि R के साथ 1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ये Mn का रोल आता है, तो R1 M-1 N+1 × P, है ना। एग्जाम्पल है R1150, ठीक है।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा स्पेशल केस है। इनऑर्गेनिक जैसे कि अमोनिया, वाटर भी रेफ्रिजरेंट है, ठंडा करता है ना ठंडा। पानी से गर्मी लगती है, नहा लेते हैं, ठंड कूलिंग इफेक्ट देता है ना। ऐसी चीज़ों को भी ठंडा करते हैं, एयर भी है ना। तो इनमें क्या करते हैं, इसका अलग तरीका है। R700 तो आएगा ही आएगा, प्लस मोलिकुलर वेट, है ना। जैसे इसका मोलिकुलर वेट दिखा है ना, तो उसको 700 में ऐड कर देंगे, है ना। ठीक है, इसे वाटर का मान लो 2 + 16 18, तो उसमें ऐड कर देंगे 17 प्लस जितना भी उसका मोलिकुलर वेट होगा। मान लो उसको 17 हुआ तो 700 + 17 717। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, कैस्केड रेफ्रिजरेशन। कैस्केड में क्या है, सिंपल शब्दों में समझो। जनरली ये कोई टेम्परेचर है T0 सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर लगा है, उसको वर्क दे रहे हैं, अब वो किसी स्पेस को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। अब उस स्पेस को हमें एक लिमिट होगी ठंडा करने की, ठीक है, ठंडा कर दिया। उससे भी ज़्यादा ठंडा करना है तो क्या करें, तो उस टेम्परेचर को, जो इसका लोअर टेम्परेचर है, पहले इसका R2 का जो लोअर टेम्परेचर है, उसको एक दूसरा रेफ्रिजरेटर लगा दो, उसका हायर टेम्परेचर बन जाएगा। उसके लिए ये, इसके लिए लोअर टेम्परेचर है, इसके लिए हायर टेम्परेचर है, और लोअर टेम्परेचर ये है आपके स्टोरेज स्पेस का। तो ये क्या करेगा, इसने मान लो कि ये यहाँ पे टेम्परेचर था 25 डिग्री, लोअर टेम्परेचर पे इसने कर दिया इसको 10 डिग्री, तो ये लोअर टेम्परेचर इसका 10 हो गया तो इसको कर देगा 5 डिग्री, है ना। ऐसे बीच में और भी रेफ्रिजरेटर लगा दो। तो ये जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ठंडा करना होता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन, है ना। तो ये 2 वाला केस मैंने लिए। 2 वाले केस में अगर इसका ओवरऑल COP निकालो, वैसे आप निकाल सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। जो सबसे नीचे वाला, मान लो इसमें बीच में 10-15 हैं कैस्केड में, तो जो सबसे नीचे वाला होगा वो जो हीट लेगा वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, वो डिवाइड बाई वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना, जितने वर्क दिए सबको ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा उसका ओवरऑल COP। मैंने 2 वाले केस का लिखा है, इसका अगर आता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर पहले की COP C1 है, दूसरे की C2 है, तो C1 C2 डिवाइड बाई 1 + C1 + C2। ठीक है, सिंपल है। 3 का मैं नहीं बोलूँगा कि C1 C2 C3 होगा, +1 C1 C2 × C3 + 1 + C1 + C2 + C3 होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं करा। बाकी ये है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, उसमें कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे नीचे की जो हीट होगी वो लेना, और सारे वर्क इनपुट उसका रेशियो, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने 2 का चेक किया हुआ है, 2 का यही आता है, तीसरे का आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसमें क्या फ़र्क है, जो ये आपने देखा था इधर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो उसमें इवेपोरेटर था, उसमें भी है। यहाँ पे थ्रोटलिंग डिवाइस थी, उसमें भी है। कंडेंसर था, उसमें भी है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो कंप्रेसर था, जिसको हम इलेक्ट्रिक वर्क देते थे, उसमें वो कंप्रेसर नहीं है। उस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया किसी चीज़ से। किस चीज़ से रिप्लेस किया, उसको रिप्लेस किया। अच्छा, अब बताइए, कंप्रेसर में क्या आता है, गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसमें कंप्रेसर की जगह यूज किया पंप। क्या यूज किया, पंप। अब जो पंप यूज किया, किसी भी उसका वर्क जो होगा क्या होगा, ओपन फ्लो डिवाइस का V × dP। और हम पंप की बात करें तो ये माइनस आएगा, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, माइनस। क्यों, क्योंकि वर्क हमें देना पड़ रहा है ना, तो ये माइनस का साइन आना चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ दिखा रहे हैं, हाँ, V × dP। ठीक है, तो V क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका, जो रेफ्रिजरेंट उसमें घूम रहा है, × dP प्रेशर चेंज, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। अब कंप्रेसर में ये V क्या था, गैस, तो गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, पर केजी में वॉल्यूम क्या है, गैस हल्की है ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा लेती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वर्क भी हमें कंप्रेसर में ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर हम पंप यूज करें तो पंप में हम यूज कर सकते हैं लिक्विड, है ना, और लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है कम। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है तो उसे हमें वर्क इनपुट भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, तो ये हमें फ़ायदा मिलता है ना। सिर्फ कंप्रेसर को रिप्लेस किया जाता है, बाकी साइकिल एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। तो
पास से दिखाता हूँ। बाकी इधर वाला साइकिल सेम है, कौन सा, ये वाला है ना, कंडेंसर, इवेपोरेटर और थ्रोटलिंग सेम है। सिर्फ जो कंप्रेसर वाला पोर्शन था उसकी जगह ये एक एक्स्ट्रा साइकिल इधर आ गया, है ना। इसमें जनरली हम वेस्ट हीट यूज़ करते हैं, ये वेस्ट हीट यूज़ करते हैं। तो इसमें एक जनरेटर आता है, थ्रोटलिंग डिवाइस, एक एब्जॉर्बर, और यहाँ पे यूज़ करते हैं ये है वो पंप का भी बताया, वर्क इनपुट क्या है, कम है, ठीक है। तो मोर डिटेल में आपने देखा ही होगा कि क्या होता है, कौन किसको एब्जॉर्ब करता है, अमोनिया क्यों मिलाते हैं, है ना, किस रेफ्रिजरेंट के साथ एक कूलिंग का इफेक्ट करेगा, एक एब्जॉर्बेंट का इफेक्ट करेगा, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं भी क्विक में यही बता सकता हूँ कि इसको आप ऐसे देख सकते हो। सबसे हायर टेम्परेचर है जनरेटर टेम्परेचर TG, एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, और ये रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर सबसे कम, है ना। तो इसका जो COP आता है, मैक्सिमम COP, वो इस तरीके से आता है ना, ऐसी कुछ वैल्यू आती है। उसको याद करने के लिए आप ऐसे आराम से देख सकते हो कि ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से बनते हैं कि पहले वाले को अगर एक हीट इंजन मान ले, है ना, हीट इंजन मान ले, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर। तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर, है ना। तो वो इनटू, अगर नीचे वाले को आप रेफ्रिजरेटर मान लो, तो इसकी जो COP होगी वो कितनी होगी, TR डिवाइड बाई T0 माइनस TR, वही इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आता है वही इसकी एक्चुअल में COP आती है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसकी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, वो कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि जब COP कैलकुलेट करते हैं तो वो यही आती है ना। तो याद रखने के लिए थोड़ा इजी होता है कि हीट इंजन के एफिशिएंसी और रेफ्रिजरेटर का COP को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसकी COP आ जाती है, ठीक है। तो ये सब है, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए। दूसरे वीडियो में ट्राई करेंगे हम एयर कंडीशनर की कुछ छोटी मोटी बातें करने का। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।